चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मीर वोरा साहब। मीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। युद्ध की अनिश्चितताएं तो है, शायद किसी को पता नहीं क्या आगे होगा, लेकिन क्या वाकई में बाजार ऐसे लेवल्स पर आ चुका है जहां निवेश किया जाए, शुरुआत की जाए? नमस्कार अनिल जी। देखिए, सिचुएशन ये है कि बाजार का लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाजार की डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना लंबा ये सिचुएशन चलेगा, उतनी अनिश्चितताएं बढ़ती रहेंगी। और मैं कहूंगा कि एक महीने से ज्यादा का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। और ये मैं कहूंगा जो हमारा वर्स्ट केस या बेयर केस सिनारियो था उस तरफ जा रहा है। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल से काफी चिंताजनक है। क्योंकि इंडिया के पास तो रिजर्व्स हैं, लेकिन काफी सारी कंट्रीज के मैं न्यूज देख रहा हूँ, अफ्रीका में, एशिया में वगैरह में पेट्रोल रैशनिंग, गैसोलीन, डीजल की रैशनिंग वगैरह शुरू हो गई है। इसकी इम्प्लीकेशन न सिर्फ ऑयल पे है, लेकिन एलपीजी पे है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे है, हीलियम जैसी कमोडिटी है, फर्टिलाइजर जैसी काफी क्रिटिकल कमोडिटीज है। काफी सारा जो सप्लाई है ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो मेरे ख्याल से लेवल्स की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हम लेवल देखेंगे तो वैल्यूएशन देखेंगे और लगता है कि वैल्यूएशन सस्ते हो रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशंस जो है, सपोज प्राइस टू अर्निंग्स हम देखें तो दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द करंट एस्टिमेट्स। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं, तो ये हो सकता है कि एस्टिमेट देमसेल्व्स कम डाउन। तो इसलिए वैल्यूएशंस या लेवल्स देखने से ज्यादा हमें ज्यादा ये करना है कि कौन से स्टॉक्स ये सिचुएशन में कम इम्पैक्ट होंगे, या तो कई स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें इनको फायदा हो सकता है। तो उस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना बेटर है, रादर देन बाजार का लेवल देखें। लेवल्स इंपॉर्टेंट कम है, डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन के हिसाब से ही बाजार पर आगे तय करे। लेकिन कच्चा तेल जो बाजार की दिशा दशा काफ़ी हद तक तय कर रहा है, क्या लगता है सर, क्या वाकई में फिर से $120 या उसके पार निकलने का डर है, संभावना है या नहीं? ज़्यादातर नेगेटिव्स आ चुके हैं प्राइस में। अ, जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन ऐसी है कि प्राइस से ज्यादा अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। जब फिजिकल प्रॉब्लम है मूवमेंट का, तो फिर प्राइस एंड ऑल बिकम लेस इंपॉर्टेंट। प्राइस का तो क्या है कि चलो पास तो कर सकते हैं, थोड़ा फिजिकल डेफिसिट वगैरह बढ़ा के हम अब्सॉर्ब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो गया कि आपके पास रिजर्व्स कम हो गए एज ग्लोबली, इंडिया की तो सिचुएशन थोड़ी बेटर है, लेकिन ग्लोबली अगर बफर स्टॉक्स कम हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो ये जो जीडीपी पे इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा हो सकती है। जैसे हमने देखा था कोविड की टाइम पे, एक्टिविटी जब सडनली कम हो जाती है तो एक बड़ा शॉक मिलता है। हम ये होप कर रहे हैं कि अभी भी अगले एक दो हफ्ते में अगर ये सिचुएशन थोड़ी ईज आउट हो जाती है तो अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी उसको विथस्टैंड कर पाएगी। लेकिन इससे ज्यादा लंबा चला तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक बात है। इस बीच एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो है, क्या वाकई में एफआईएस की बिकवाली रुकने के कोई आसार हैं? क्योंकि एक और जहाँ सारी नेगेटिव खबरें हैं, लेकिन एफआईएस को चाहे खबरें अच्छी हो चाहे बुरी हो, बेचना ही है। तो सबसे बड़ा डर लोगों को ये कि युद्ध रुक भी गया तो क्या ये रुकेंगे क्या? मुझे लगता है अगर ये युद्ध नहीं होता था तो शायद इंडिया की सिचुएशन बेटर थी। इन 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 दैट सेंस, एफआईआई सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि जो भी फैक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि हमारे पास एआई का कोई प्ले नहीं था। लेकिन फिर हमने देखा गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर्स वगैरह पे काफी बड़े इंसेंटिव्स दिए, और काफी बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किए हैं कि इंडिया में बड़े तरीके से डेटा सेंटर्स में आएंगे। प्लस गवर्नमेंट ने भी एआई पे काफी इंसेंटिव्स दिए हैं। दूसरी बात यह है कि यूएस में जो एआई की जो हाइप है वो कम होती जा रही है। तो वो हाइप कम होने से भी हमें एक रिलेटिव फायदा होने का चांस था। इनफैक्ट अभी आपने न्यूज पढ़ा होगा कि ओपन एआई जो था, उन्होंने जो रैम चिप्स वो काफी काफी सारी कॉर्नर कर ली थी और डील साइन कर लिए थे, एज इफ के बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है, और ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी उन्होंने बुक करी थी। लेकिन अब जाके वो अनाउंस कर रहे हैं कि शायद वो जो माल जो उन्होंने बुक किया था वो चिप्स का, वो उठाए नहीं, और मेमोरी प्राइसेस ऑलरेडी कम होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पीक एआई का जो हाइप था, जिसकी वजह से इंडिया एक पीछे रह गया था, वो ठीक होने वाला था।
हो रहा है, इनफैक्ट मैं कहूंगा। और आईटी सर्विसेज कंपनीज जो है, जो सबसे ज्यादा हिट हुई थी इसकी वजह से, वो भी ये फॉल में काफी हद तक आउट परफॉर्म कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव था। दूसरा पॉजिटिव ये था कि इंडिया वाज वर्स्ट इम्पैक्टेड बाय द ट्रम्प टैरिफ्स। तो उसमें भी हमने इतनी सारी अच्छी डील साइन कर ली है कंट्रीज के साथ के, एंड ऑफ कोर्स यूएस के साथ भी फाइनली डील साइन हो गई। तो मेरे ख्याल से ये भी जो नेगेटिव था वो अंडू हो रहा था। तो मेरे ख्याल से इंडिया स्पेसिफिकली काफी सारी चीजें, टेलविंड्स अच्छी हो रही थी ये, और वो अभी भी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव टेलविंड्स हैं। जैसे ही ये वॉर खत्म होगा, मुझे लगता है कि एफआईएस का जो रवैया है इंडिया की तरफ पॉजिटिव रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि जब नेगेटिव होती है तो करेंसी की भी इंपैक्ट आ रही थी। तो हमने देखा आरबीआई ने बड़ी अच्छी सख्त मेजर लेके जो स्पेकुलेशन हो रही थी रुपये में, उस पर भी आज काफी हद तक कर्ब किया है। तो मेरे ख्याल से जो भी हमारे हाथ में हम कंट्रोल कर रहे हैं, और जो इनहेरेंट हमारी जो मैक्रो पॉजिटिव्स है, वो एफआईएस को वापस लाएंगी एज सुन एज दिस सिचुएशन इंप्रूव्स। ठीक बात है सर। ऐसी सिचुएशन में कहाँ पैसा लगाना चाहिए इस मार्केट में? दो अप्रोचेज हैं अनिल जी, मैं कहूंगा। एक तो टैक्टिकल अप्रोच है और एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच में कोई चेंज नहीं है। जो इंडिया की जो कोर स्ट्रेंथ है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, कैपिटल गुड्स है, आत्मनिर्भरता वाली थीम है, जो फिजिकल एसेट क्रिएशन की जो हम कहते हैं, एक जो प्रीमियम कंजम्पशन है उसमें अच्छी ट्रैक्शन आ रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो वगैरह में, एंड ऑफ कोर्स ये सब की वजह से बैंकिंग में लॉन्ग टर्म फायदा होता है। तो ये तो टिपिकली आउट परफॉर्म करते ही है सेक्टर्स। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चरल स्टोरीज में कोई चेंज नहीं हुआ है। हावेवर, क्योंकि अभी जो सिचुएशन, ईरान वाली जो सिचुएशन है, दैट इज क्रिएटिंग सो मच ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो टेक्निकली मैं कहूंगा कि जो सेक्टर्स जहां पे यूएस एक्सपोजर है वो शायद रिलेटिवली बेटर करेंगे। जैसे जैसे कि मैंने कहा, आईटी में जो एआई का जो नेगेटिव था वो भी अब्सॉर्ब हो चुका है। प्लस ये सब सारे माहौल में यूएस का जो सिचुएशन है, क्योंकि उनके पास खुद का ऑयल है, खुद की गैस है, तो वहां पर डिसरप्शन सबसे कम हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से आईटी एक सेक्टर है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जो डिफेंसिव है, प्लस थोड़ा बहुत कैश कॉल लेके हम टैक्टिकली काम कर रहे हैं। बट जो स्ट्रक्चरल स्टोरीज है वो तो बरकरार है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में जैसे ही मिडिल ईस्ट ओपन अप होगा, तो रीबिल्डिंग का इतना सारा डैमेज हुआ, तो रीबिल्डिंग का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आ सकता है। इंडियन कंपनीज काफी एक्टिव है कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स में, वहां पे मिडिल ईस्ट में। प्लस मुझे लगता है कि जैसे ही ये ओपन अप होगा, ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे, तो बैंक्स और एनबीएफसी जो अंडर परफॉर्म कर रही है वो भी आएंगी। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली देखें तो ये सब सेक्टर्स हैं, जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज, वो थोड़ी प्रेशर में रहेगी। आईटी फार्मा आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन स्ट्रक्चरली मेरे ख्याल से जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होगी, तो वापस जो ओरिजिनल सेक्टर्स थे हमारे डोमेस्टिक वाले, वो वापस आ जाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए निवेश के बेहतरीन मौके। मीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौकों पर दिया।